I bet you didn't know how powerful the currency of favors can be. Welcome to Pustak Express, where we unlock the secrets of power from the 48 laws of power. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से वो कैसे पा लेते हैं जो वो चाहते हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके पास चीजों को अपने हिसाब से करने की एक स्वाभाविक कला है, मानो पूरी दुनिया उनके पक्ष में हो। उनके पास दूसरों को अपने साथ मिलाने की एक अद्भुत क्षमता होती है। उनका राज क्या है? क्या यह करिश्मा है, किस्मत है या कुछ और गहरा है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव की गहरी समझ है। वे जानते हैं कि अपने आसपास के लोगों की प्रेरणाओं और इच्छाओं को कैसे पहचाना जाए। लोग स्वाभाविक रूप से अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। जरूरी नहीं कि यह एक बुरी चीज है, यह मानव व्यवहार का एक बुनियादी पहलू है। यह सिद्धांत अनगिनत अंतःक्रियाओं के पीछे प्रेरक शक्ति है, जो अक्सर सतह के नीचे काम करती है। यह अदृश्य धागा है जो हमारे सामाजिक ताने बाने के माध्यम से बुनाई करता है, हमें आपसी लाभ के जाल से जोड़ता है। इस सच्चाई को पहचानना समझाने की कला में महारत हासिल करने की दिशा में पहला कदम है। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं कि लोग अपने हितों से प्रेरित होते हैं, तो आप अपने अनुरोधों को इस तरह से तैयार करना शुरू कर सकते हैं जो उन हितों के साथ मेल खाते हों। जब हम मदद मांगते हैं तो हम अनिवार्य रूप से एक एहसान मांग रहे होते हैं। यह सिर्फ एक साधारण अनुरोध नहीं है, यह एहसानों की मुद्रा में एक लेन देन है। यह एक सूक्ष्म कर्ज पैदा करता है, दायित्व की भावना जो देने वाले के लिए असहज हो सकती है। वे बेचैनी की भावना महसूस कर सकते हैं, ये जानते हुए कि अब वे आपके बदले में कुछ देनदार हैं। स्वार्थ की अपील करके हम गतिशीलता को स्थानांतरित करते हैं। हमें क्या चाहिए इसके बारे में बताने के बजाय हम इसे इस बारे में बनाते हैं कि उन्हें क्या फायदा हो सकता है। हम अनुरोध को बोझ से अवसर में बदल देते हैं। यह सूक्ष्म बदलाव हमारे अनुरोध को प्राप्त करने के तरीके में सभी बदलाव ला सकता है। एक तरफा दलील के बजाय यह पारस्परिक रूप से लाभप्रद आदान प्रदान बन जाता है। दोनों पक्षों को लगता है कि वे कुछ मूल्यवान प्राप्त कर रहे हैं, जिससे बातचीत अधिक सकारात्मक और उत्पादक बनती है। एहसानों की मुद्रा में महारत हासिल करना इन गतिकी को समझने और उनका लाभ उठाने के बारे में है। यह ऐसी जीत की स्थिति बनाने के बारे में है जहां हर कोई विजेता की तरह महसूस करे। तो अगली बार जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, तो सोचें कि आप अपने अनुरोध को इस तरह से कैसे तैयार कर सकते हैं जो दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ को पसंद आए। आपको आश्चर्य होगा कि वे आपकी मदद करने के लिए कितने इच्छुक हैं। याद रखें, एहसानों की मुद्रा एक शक्तिशाली उपकरण है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें और आप पाएंगे कि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें आपके लिए और अधिक सशक्त सामग्री लाने में मदद करता है। थैंक यू। एक चुंबक की कल्पना कीजिए। इसके ध्रुव अदृश्य बल से धातु की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। मानवीय संपर्क के दायरे में स्वार्थ भी इसी तरह काम करता है। जब हम अपने अनुरोधों को दूसरों की इच्छाओं और प्रेरणाओं के साथ जोड़ते हैं, तो हम एक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण करते हैं जो उन्हें हमारी ओर खींचती है। कुछ मामलों में दया या कृतज्ञता की अपील करना प्रभावी हो सकता है, हालांकि ये भावनाएं क्षणभंगुर और अविश्वसनीय हैं। दूसरी ओर स्वार्थ एक स्थिरांक है। ये एक शक्तिशाली प्रेरक है जो हमारे कार्यों और निर्णयों को रेखांकित करता है। इतिहास उन व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने स्वार्थ की शक्ति को कुशलता से इस्तेमाल किया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन पर विचार करें, जो कूटनीति और अनुनय के उस्ताद थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि जिसने एक बार आप पर दया की है, वह आप पर फिर से दया करने के लिए तैयार रहेगा, उससे कहीं अधिक, जिस पर आपने स्वयं दायित्व डाला है। फ्रैंकलिन समझ गए थे कि दूसरों पर एहसान करके वह भविष्य के प्रभाव में निवेश कर रहे थे। एक और उदाहरण महान सैन्य रणनीतिकार सन त्सू का है। अपने मौलिक काम द आर्ट ऑफ वॉर में उन्होंने किसी के दुश्मनों की प्रेरणाओं को समझने के महत्व पर जोर दिया। उनके स्वार्थ की अपील करके उन्होंने तर्क दिया, कोई उन्हें सहयोगी बना सकता है या उनके खतरे को बेअसर कर सकता है। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा शख्स है जो अपने फायदे के लिए दूसरों के हितों का इस्तेमाल करने में माहिर था। इटली के लूका से कास्ट्रुचियो कासूतो राकानी। उनकी कहानी द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 13 में बताए गए उसूलों की एक दिलचस्प मिसाल है। कास्ट्रुचियो 14वीं सदी के शुरू में एक फौजी लीडर और राजनेता थे। वो अपनी चालाकी और रणनीतिक समझ के लिए जाने जाते थे। उनके करियर का एक सबसे बड़ा पल तब आया जब उन्होंने खुद को दुश्मनों से घिरा और बर्बादी के कगार पर पाया। निराश होने के बजाय कास्ट्रुचियो ने एक मौका देखा।
वो अपने दुश्मनों तक पहुंचे न धमकियों के साथ, न गुजारिशों के साथ, बल्कि ऐसे ऑफर्स के साथ जो सीधे उनके अपने फायदे से जुड़े थे। कास्ट्रूचियो ने उन्हें दौलत, जमीन और ताकत का वादा किया, वो साधन जो वो उन्हें एक साथ मिलकर काम करने पर दे सकते थे। अपने फायदे की चाहत से भरे हुए उसके दुश्मन उनके ऑफर्स मान गए। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि कास्ट्रूचियो ने यह पूरा खेल अपने फायदे के लिए रचा था। अपने दुश्मनों को एक साथ लाकर उन्होंने न सिर्फ उनके खतरे को खत्म किया, बल्कि उन्हें अनजाने में अपना साथी भी बना लिया। कास्ट्रूचियो की असली ताकत दूसरों की चाहतों को समझने और उस जानकारी को हालात अपने पक्ष में करने में थी। वो जानते थे कि दूसरों के फायदे की बात करके वो बिना सीधे टकराव के अपने मकसद पा सकते हैं। 13वें लॉ की ये कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि दूसरों की चाहतों को समझना और उनका इस्तेमाल करना कितना ताकतवर है। अपने फायदे का रणनीतिक इस्तेमाल करके कास्ट्रूचियो ताकत हासिल करने, अपनी जगह मजबूत करने और अपने विरोधियों को चकमा देने में कामयाब रहे। जैसे जैसे हम आधुनिक समय की ओर बढ़ते हैं, कास्ट्रूचियो कासुतोरा कानी के उसूल आज भी अहमियत रखते हैं। दूसरों के फायदों को पहचानने और उनका इस्तेमाल करने की काबिलियत आज भी असरदार ढंग से ताकत हासिल करने के लिए एक जबरदस्त हथियार है। लॉ 13 में उल्लिखित सिद्धांत इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। वे समय और संस्कृति को पार करते हुए हर युग और समाज में प्रासंगिकता पाते हैं। आइए प्राचीन ग्रीस के एक दिलचस्प उदाहरण पर विचार करें, कॉर्साइरा, कॉरिंथ और एथेंस के बीच की कहानी। यह कहानी लॉ 13 के सिद्धांतों को जीवंत रूप से दर्शाती है। कॉर्साइरा और कॉरिंथ के बीच संघर्ष छिड़ गया था और दोनों शहर राज्य एथेंस की सहायता चाहते थे। एथेंस ने इस स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। एथेंस ने कॉर्साइरा का समर्थन करने का निर्णय लिया क्योंकि इससे उन्हें कॉरिंथ के खिलाफ एक रणनीतिक बढ़त मिलती। यह कदम न केवल उनके सैन्य हितों की सेवा करता था, बल्कि उनके राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाता था। इस निर्णय ने एथेंस को एक शक्तिशाली सहयोगी प्रदान किया और कॉरिंथ को कमजोर कर दिया। यह लॉ 13 का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां एक पक्ष ने दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाया। इस प्रकार एथेंस ने अपने दुश्मनों को कमजोर करने और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कॉर्साइरा और कॉरिंथ के बीच के संघर्ष का कुशलता से उपयोग किया। यह दृष्टिकोण न केवल उन्हें तत्काल लाभ प्रदान करता था, बल्कि दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित करता था। ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, चाहे वह बोर्ड रूम्स में हो, पॉलिटिकल एरिनास में या हमारे निजी जीवन में। हम इसे महसूस करें या न करें, ये सिद्धांत रोजाना हमारी बातचीत और फैसलों को आकार देते हैं। व्यापार वार्ता की दुनिया पर विचार करें। यहाँ दांव ऊंचे हैं और परिणाम करियर और कंपनियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कुशल वार्ताकार अपने समकक्षों की अंतर्निहित जरूरतों और इच्छाओं की पहचान करने के महत्व को समझते हैं। वे प्रेरणाओं, आशंकाओं और आकांक्षाओं को समझने में गहराई से उतरते हैं। ऐसे प्रस्ताव तैयार करके जो इन हितों को संबोधित करते हैं, वे पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौते पर पहुंचने की संभावना को नाटकीय रूप से बढ़ाते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल सौदों को सुरक्षित करता है, बल्कि विश्वास और पारस्परिक सम्मान के आधार पर दीर्घकालिक साझेदारी भी बनाता है। नेटवर्किंग के दायरे में आपसी लाभ के आधार पर संबंध बनाना सफलता के लिए आवश्यक है। यह केवल बिजनेस कार्ड्स इकट्ठा करने या सतही संबंध बनाने के बारे में नहीं है। दूसरों को मूल्य प्रदान करके, चाहे वह कनेक्शन, जानकारी या समर्थन के माध्यम से हो, हम सद्भावना की नींव बनाते हैं जिसे भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। यह पारस्परिकता सहयोगियों के एक नेटवर्क को बढ़ावा देती है, जो जरूरत के समय एक दूसरे का समर्थन करने को तैयार रहते हैं। पॉलिटिकल अरीना में ये सिद्धांत समान रूप से महत्वपूर्ण है। जो राजनेता अपने घटकों की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं, उनके समर्थन हासिल करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। यहाँ तक कि हमारे निजी जीवन में भी अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझने और उन्हें संबोधित करने से मजबूत, अधिक पूर्ण संबंध बन सकते हैं। अपने प्रियजनों की इच्छाओं और चिंताओं के प्रति सचेत रहकर हम एक सामंजस्यपूर्ण और सहायक वातावरण बना सकते हैं। अंततः प्रभाव और बातचीत के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। वे जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं, बोर्ड रूम से लेकर खाने की मेज तक, और उनमें महारत हासिल करने से पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में सफलता और पूर्णता मिल सकती है। सेक्शन 5, डिकोडिंग पावर, रॉबर्ट ग्रीन्स इनसाइट्स।
द 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने शक्ति और प्रभाव की गतिकी का अध्ययन करने में वर्षों बिताए हैं। उनके सावधानीपूर्वक शोध और गहन टिप्पणियों ने उन्हें इस विषय पर एक अग्रणी अधिकारी बना दिया है। उनका काम ऐतिहासिक उदाहरणों, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और मानव व्यवहार की टिप्पणियों के विशाल भंडार पर आधारित है। ग्रीन इतिहास के शक्तिशाली व्यक्तियों के जीवन में जाते हैं, शक्ति के कालातीत सिद्धांतों को उजागर करने के लिए उनकी रणनीतियों और निर्णयों का विश्लेषण करते हैं। लॉ 13 में ग्रीन इन अंतर्दृष्टि को एक शक्तिशाली सिद्धांत में बदल देते हैं। स्वार्थ की अपील करना सहयोग सुरक्षित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह लॉ लोगों को क्या प्रेरित करता है, यह समझने और पारस्परिक रूप से लाभप्रद परिणाम बनाने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि यह दृष्टिकोण हेर फेर या शोषण के बारे में नहीं है, इसके बजाय यह दूसरों की अंतर्निहित प्रेरणाओं और इच्छाओं को पहचानने के बारे में है। अपने लक्ष्यों को उनके हितों के साथ जोड़कर आप वास्तविक सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं और स्थायी संबंध बना सकते हैं। इसके बजाय यह दूसरों की प्रेरणाओं को समझने और अपने अनुरोधों को उनकी इच्छाओं के साथ संरेखित करने के तरीके खोजने के बारे में है। इसके लिए सहानुभूति, सक्रिय रूप से सुनने और उन लोगों के दृष्टिकोण के लिए गहरी प्रशंसा की आवश्यकता होती है जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं। जब प्रभावी ढंग से किया जाता है तो यह शामिल सभी पक्षों के लिए एक फायदेमंद स्थिति बन जाती है। स्वार्थ की अपील करके आप न केवल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं बल्कि दूसरों को उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में भी मदद करते हैं। ये एक सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक वातावरण बनाता है जहां हर कोई आगे बढ़ सकता है। सेक्शन 6, मास्टरिंग द लॉ एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। लॉ 13 की खूबी इसकी वर्सेटिलिटी में है। इसके सिद्धांतों को कई तरह की स्थितियों पर लागू किया जा सकता है। सैलरी इंक्रीज निगोशिएट करने से लेकर किसी दोस्त से एहसान मांगने तक। कुंजी अपने दृष्टिकोण में चौकस, सहानुभूतिपूर्ण और रणनीतिक होना है। अनुरोध करने से पहले दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने के लिए समय निकालें। उनके लक्ष्य, मूल्य और प्रेरणाएं क्या हैं? आप अपने अनुरोध को इस तरह से कैसे तैयार कर सकते हैं जो उनके स्वार्थ के साथ संरेखित हो? यह प्रदर्शित करके कि आप उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, आप अपनी सफलता की संभावनाओं को नाटकीय रूप से बढ़ाते हैं। सेक्शन 7, द पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी, अ टू वे स्ट्रीट। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्वार्थ का सिद्धांत दो तरफा काम करता है। जब कोई हमारी मदद करता है तो यह दायित्व की भावना पैदा करता है। हम स्वाभाविक रूप से उनकी दया का प्रतिदान करना चाहते हैं। यह मजबूत संबंधों की नींव है, व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से। दूसरों को लगातार मूल्य प्रदान करने का प्रयास करके हम उन व्यक्तियों का एक नेटवर्क बनाते हैं जो हमारी सफलता में निवेशित होते हैं। यह पारस्परिकता का एक सदाचारी चक्र बनाता है जहां एहसानों का आदान प्रदान होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और सभी को लाभ होता है। सेक्शन 8, नेविगेटिंग द एथिकल लैंडस्केप। जबकि स्वार्थ की अपील करना एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन इसे नैतिक रूप से इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। हेरफेर, जबरदस्ती और शोषण न केवल नैतिक रूप से गलत हैं बल्कि अंततः प्रतिकूल हैं। वे विश्वास को नष्ट करते हैं और रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुंजी पारस्परिक रूप से लाभप्रद परिणाम बनाने के लिए स्वार्थ की अपनी समझ का उपयोग करना है। वास्तविक संबंध बनाने, विश्वास को बढ़ावा देने और सामान्य आधार खोजने पर ध्यान दें। जब आप ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ बातचीत करते हैं तो आप स्थायी सफलता की नींव बनाते हैं। सेक्शन 9, की टेकअवेज, अ टूलकिट फॉर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 13 मानवीय संपर्क की गतिकी में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। स्वार्थ की शक्ति को समझकर हम अधिक प्रभावी संचारक, वार्ताकार और संबंध निर्माता बन सकते हैं। इन की टेकअवेज को याद रखें। स्वार्थ एक शक्तिशाली प्रेरक है। अगर लोग अपने लिए कोई फायदा देखते हैं तो वे आपकी मदद करने की अधिक संभावना रखते हैं। अपने अनुरोधों को इस तरह से तैयार करें जो दूसरे व्यक्ति के लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। प्रदर्शित करें कि आपकी मदद करने से उन्हें भी कैसे फायदा होगा। आपसी लाभ के आधार पर संबंध बनाएं। दूसरों को लगातार मूल्य प्रदान करने का प्रयास करें। ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ कार्य करें। हेर फेर या शोषण से बचें। सेक्शन 10, जॉइन द कॉन्वर्सेशन, शेयर योर इनसाइट्स। क्या आपने अपने जीवन में स्वार्थ की अपील करने की शक्ति का अनुभव किया है? अपनी कहानियां,
अंतर्दृष्टि और प्रश्न नीचे कमेंट्स में साझा करें। आइए बातचीत जारी रखें और एक दूसरे के अनुभवों से सीखें। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हो कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।